गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा विज्ञान क्लास 6 का है और चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्तु तक ये हमारा तंतु से वस्तु तक की यात्रा के संबंध में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ इसमें दो पात्र हैं, पहली और बुजो नामक दो पात्र हैं ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वे दोनों अत्यंत उत्तेजित थे, खुश थे और वो जो प्राइज में प्राप्त की गई राशि को पुरस्कार की राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता का अर्थ यह है कि बहुत अधिक मात्रा में कपड़े देखे और विविधता उसमें अधिक मात्रा में देखते हुए विविधता भी थी, उसमें अलग अलग प्रकार के वस्त्र थे। देखकर उलझन में फंस गए। जैसे कि पिक्चर नंबर 3.1 में दिखाई दे रहा है, ये विस्तृत कपड़े हैं और अनेक वैरायटी के कपड़े हैं। इनको देखकर वो अचंभित हो गए कि अब कौन से कपड़े लिए जाए, कौन से कपड़े पसंद किए जाएं। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लेषित कृत्रिम है। यहाँ पे देखो, दुकानदार ने दो प्रकार के बताए हैं। सूती मतलब प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए वस्त्र, जैसे रुई, कपास जो प्राप्त होती है, और ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है, और रेशे ये रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त होती है। कुछ संश्लेषित ये कृत्रिम रूप से रासायनिक द्वारा बनाए जाते हैं। ये कृत्रिम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। उसके पास, इस दुकानदार के पास ऊनी मफलर, ऊन से बने हुए मफलर थे और शॉल भी थी ऊन से बनी हुई। ठीक है। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। जैसा कि मैंने बताया, रेशमी कीड़े के द्वारा रेशे निकाले जाते हैं, उसमें रेशमी साड़ी बनाई जाती है। पहली तथा बुजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे, मतलब कि बहुत प्रसन्न थे। अलग अलग वैरायटी अच्छी चीजें देखकर बहुत प्रसन्न थे और उत्तेजित हो रहे थे लेने के लिए। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों के को स्पर्श किया, इसमें मतलब छू के देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की दुकानदार से। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और जूजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया और वो उनके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न मतलब डस्टर आदि ये सभी वस्तुएं उन्होंने देखी। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी इसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्तुओं का पहचान सूती, ऊनी और रेशमी, जैसा कि हमने बताया था कि सूती कपड़े रुई से बनते हैं, ऊनी भेड़ की बाल से बनते हैं और रेशमी रेशम के कीट, जो रेशम कीटों द्वारा निकाली गई रेशम के द्वारा बनाए जाते हैं, अथवा संश्लेषित या कृत्रिम, जो मैं बता चुका हूँ कि रसायनों द्वारा संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं और कृत्रिम तौर से मानव द्वारा इन्हें बनाए जाते हैं। क्या आप भी इन वस्तुओं में से कुछ पहचान कर सकते हैं? तो हम इसके बारे में आगे विस्तार से समझेंगे। 3.1 में वस्त्रों में विविधता, मतलब कि अनेक प्रकार की अंतर वाले कपड़े। क्रियाकलाप फर्स्ट में हम समझेंगे इसके बारे में। आप पास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बच्चे कपड़े के कतरन को एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पष्ट करके उसके स्पष्ट अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित के लेबल लगाए, मतलब उनको चिन्हित कीजिए। उन पे कुछ स्टिकर लगा के उनको उनके अलग अलग रूपों को बारे में उन पे जानकारी लिखिए। लगाने पर प्रयास कीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब हम इस लेसन अध्याय में सीखेंगे, जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा
प्रतीत होता है। किस प्रकार का होता है? सतत टुकड़ा, मीन्स एक लंबा सा, बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ एक कपड़ा सा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, इस कपड़े के टुकड़े को जो कतरन से निकाला गया, आपने क्या देखा? ठीक है, पिक्चर नंबर 3.2 में इसमें नजर आ रहा है ना आपको? क्या नजर आ रहा है? एक ऐसी श्रृंखला नजर आ रही है, कुछ सीधी रेखाएं, कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही है। उन धागों की सीधी और ये खड़ी रेखाएं से कपड़े का निर्माण होता है। इस पिक्चर में जैसा दिखाया गया है। क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 देखा। हमने सूती वस्त्र का यही टुकड़ा फिर से देखेंगे और इसमें जिस क्रियाकलाप 1 में उपयोग में लिया था। ठीक है, वही कपड़ा टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप में लेबल लगाया था। ठीक है, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या धागा को हो या तागा, एक ही बात है, ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। जो 3.3 में यह दिखाई देगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको 3.3 में जो साइड का एक धागा निकाला गया है, जिसका आपको जैसे इस तरह धागे निकाले जा रहे हैं और कपड़े से कोई धागा या तंतु खींचना है इस प्रकार से। और धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से इस जगह पर पिन और या सुई की सहायता से धागे को अलग करना है। आप एक धागा और धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये धागे किससे बने होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से 3.2 तंतु। क्रियाकलाप 3 से हम समझेंगे तंतु किसे कहते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए, इस प्रकार है ना। किसी सूती कपड़े से धागे को इस तरह से इस प्रकार बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, मेज पे रखना है। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 जिसे चित्र में दिखाया गया है, धागे को पतले तंतु के में विखंडित करना। ठीक है, इसको अंगूठे से दबा रखा है एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसको खींचा जा रहा है। इसको खरोचिए तथा क्या आप इस सिरे पे यह देखते हैं कि धागा पतली लकड़ियों में विखंडित हो गया है। जिस तरह से ये 3.5 में दर्शाया गया है कि 3.5 में दर्शाया गया है कि धागा क्या हो रहा है, पतली पतली तंतु के समान नजर आ रहा है। इस प्रकार दर्शाई जा रहा है, विखंडित हुआ है, अलग अलग भागों में बिखरा हुआ है। सुई में धागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा प्रेक्षण किया होगा। कई बार धागे का सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। अब इसमें हमें तंतु किसे कहते हैं, इसको जानकारी हमें हुई है कि धागे की दिखाई देने वाली कौन सी जो पतली पतली धागों को अलग अलग करते हैं, तो विखंडित करते हैं, तो उसमें जो पतले पतले जो तंतु दिखाई देते हैं वाली पतली लड़ियां भी होती है, अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। ठीक है, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ इसमें मतलब कि वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं, धागों से मिलकर वस्त्र बनते हैं। लेकिन धागों से मिलकर धागे है ना, आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। मतलब कि सर्वप्रथम तंतु जो रुई है, रुई में क्या होते हैं, तंतु ही होते हैं। तंतु से धागे बनाए जाते हैं, धागे से वस्त्र बनता है। तो इसका ये अर्थ है, तंतु किसे कहते हैं, जो रुई को इसका पकड़ के उसको थोड़ा सा उसको खींचेंगे तो उसमें जो बारीक बारीक तंतु दिखाई देंगे रेशे,
वो तंतु कहलाते हैं। और तंतु से क्या बनेंगे? धागे। धागे से क्या बनता है? वस्त्र। तो इसमें ये दर्शाया गया है। ठीक है। तो कुछ वस्त्र सूती, जूट, रेशमी और ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसा कि कुछ वस्त्र, जैसे कि सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त होता है? ये रुई से प्राप्त होता है। जो रुई से धागे, और धागे से कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। जूट जो एक लकड़ी की जो छाल होती है, उस छाल से क्या होता है? इसको छालों से बनाई जाती है, जो अपन जो हमारे शक्कर की बोरी, जो बोरी के रूप में काम में लेते हैं। रेशमिन जो रेशम के कीट के द्वारा जो रेशे निकाले जाते हैं, उससे रेशमिन कपड़े बनते हैं। ऊनी जो भेड़ों के बाल, तो अनेक जंतुओं के, जो कि ये तो क्या है? रेशम और ऊनी, ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। सूती और जूट कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पादप से प्राप्त हो रहे हैं, क्यों? ऊन के रूप में। और जूट पेड़ों की छालों या छोटे छोटे पौधों की छालों के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जंतु से प्राप्त क्या हो रहा है? रेशम और ऊन कहाँ से बनती है? पेड़ों के बालों से। तो ये हमें जंतुओं से और पादपों से प्राप्त है। इन्हें कौन से? सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कौन से तंतु कहलाते हैं? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत हमें सूती, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र बनते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो रुई तथा जूट को पटसन भी कहते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़, बकरी, है ना, कृत्रिम ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। खरगोश को हमने देखा ही है। याक जो कश्मीर में, लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है, एक गाय के समान जहाँ पशु होता है, और वो उधर कश्मीर, लद्दाख में इसे गाय के समान इसको उपयोग में लेते हैं। ऊँट को हमने रेगिस्तान में देखा ही, उसके बारे में सब जानते हैं। उनके बालों से क्या होता है? ये ऊन बनती है। रेशमी तंतु रेशम के कीट के कोकून से खींचा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ को अपने विस्तार से समझ लिया। रेशमी तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? रेशम के कीटों के कोकून से खींचा जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। मतलब हजारों वर्ष बीते हैं प्राचीन समय में। उन समय में क्या होता है? प्राकृतिक तंतु होते हैं, ऊन, है ना, रेशे। तो इनसे ही क्या होता है? वस्त्र का निर्माण किया जाता था। लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों में रासायनिक पदार्थों और जिन स्रोतों पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र में आबादी बहुत बढ़ जाने के कारण, और जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत सीमित मात्रा में होने के कारण उनकी मांग बढ़ी। मांग बढ़ने के कारण जो प्राकृतिक तंतु है वो पूर्ति नहीं हो पाती थी उनसे। तो उसके लिए हमने मानव द्वारा निर्मित रसायनों से संश्लिष्ट तंतु कहते हैं उन्हें, उनसे बना के प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए गए। जो रासायनिक पदार्थों से जो उसके स्रोत क्या है? पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण नहीं किया जाता। क्योंकि जो जंतु और पादपों से निर्माण होता है वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, लेकिन ये रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इनमें पॉलिस्टर्स, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। जो हम कई बार हमने वस्त्रों का उपयोग किया हुआ है, जिनमें सलवटें नहीं पड़ती है, जो मजबूत होते हैं। और जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, पैराशूट का जो कपड़ा होता है, पैराशूट बनाने में काम आता है, वो भी इन संश्लिष्ट रेशों का उदाहरण है। रस्से होते हैं जो हल्के प्लास्टिक के समान होते हैं, वो भी संश्लेषित है। उसी प्रकार अग्निशामक यंत्र में जो फायरमैन जो कपड़े पहनते हैं उनमें जलने में सहायक नहीं होते, वो भी संश्लिष्ट तंतु से निर्मित होते हैं। तो ये उनके उदाहरण हैं। ठीक है। तो कुछ पादप तंतु, अब कुछ पादप तंतु जो पादप है, जो पौधे हैं जो तंतु प्राप्त कराते हैं, उनके बारे में विस्तार से इसमें समझेंगे। सबसे पहले है रुई। क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए
बत्तियाँ बनाई हैं, जो तेल के लैंप होते हैं, तेल से जो प्राचीन समय में तेल से जो लैंप चलाए जाते थे उसमें रुई का उपयोग होता था। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग लेते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, जो गद्दे होते हैं घर में, गद्दों में, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इससे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया, मतलब क्या देखा? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देखते रहे हैं, कपास के तंतु से बनी होती है। रुई कहाँ से आती है, अब ये इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। एक विशेष जलवायु में ही ये पौधे लगते हैं। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जो काली मिट्टी उपजाऊ है इसके लिए, और उष्ण जलवायु होनी चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, हरियाणा, इनमें कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। तो कपास पादप के फल, कपास गोलक क्या है? कपास के पादप के फल कौन क्या कहलाते हैं? उसे कपास गोलक कहते हैं। लगभग नींबू के माप की होते हैं, जो नींबू के माप के बराबर होते हैं। जैसा आपने नींबू देखा होगा उसी प्रकार के ये जो पादप, कपास के पेड़ के जो पादप फल होते हैं ना, उसे कपास गोलक कहते हैं, जो नींबू की आकृति के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, मतलब कि अपने आप ही वो पकने के बाद खुल जाते हैं और उनमें से रुई दिखाई देने लगती है। तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले, जिन्हें बिनोले कहते हैं, कपास के बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जैसे इस पिक्चर में दर्शाया गया है? ठीक है, इस प्रकार से ये बिनोले होते हैं, इसमें से इस तरह से कपास के बीज नजर आते हैं। और हमें जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अपने आसपास में कई खेतों में इस प्रकार की फसल कपास की देखी होगी, पौधे देखे होंगे। तो इस समय खेत कपास के परिफूलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। जिस प्रकार से खेत ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ से ढका हुआ ये खेत हो, है ना। तो ये 3.6 में पूरा कपास के खेत है, ये इसमें ये दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। साधारणतः इन कपास बोलों के कपास को हस्त चैन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनको क्या किया जाता है? जब पकने के बाद इनको हाथों से वहाँ से हटा दिया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन विधि द्वारा इनको अलग किया जाता है। इसके पश्चात कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। जैसे महिलाएं कर रही है कपास ओटने का, इसको अलग करने का कार्य कर रही है, बीजों को और रुई को अलग करने का कार्य। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, जो पिक्चर इस तरह से, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है? मशीनों द्वारा इसे ओटा जाता है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। आज का वीडियो यही तक। अगला वीडियो जो हम जूट और पटसन के बारे में पढ़ेंगे।